आज का हमारा टॉपिक व्हाई डू स्टार ट्विंकल। स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं? तो इसके लिए बहुत ही आसान 3D एनिमेशन से मैं समझाऊंगा आपको। एक बार देख लीजिए, पूरा चीज आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। व्हाई डू स्टार ट्विंकल? स्टार आर अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। हमें पता है स्टार से हमें लाइट मिलता है। तो ये स्टार जो होते हैं बहुत ही दूर होते हैं, मतलब बहुत लाइट ईयर्स दूर। लाइट ईयर किसे कहते हैं? लाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, मतलब एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल किए उसी को हम लाइट ईयर बोलेंगे। और इसका वैल्यू कितना आएगा? अगर माइल में कैलकुलेट करें तो 6 ट्रिलियन माइल्स, मतलब 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो इतना होता है एक लाइट ईयर। तो समझिए कितना कितना दूर में है, एक 6 ट्रिलियन माइल्स दूर में है ये स्टार्स। तो अगर हम मान ले पृथ्वी पर खड़े हुए, तो यहां पर हमारा जो एटमॉस्फेरिक लेयर है बहुत सारे होते हैं। कोई ज्यादा डेंसिटी वाला लेयर होता है, कोई कम डेंसिटी वाला लेयर होता है। जैसे कि ये जो सबसे घना डेंसिटी वाला लेयर होता है अर्थ के ऊपर ही रहता है। जितना आप ऊपर चले जाएंगे उतना डेंसिटी घटता जाएगा, और सबसे आखिरी वाला जो लेयर होगा सबसे रेयर और मीडियम होगा, मतलब उसका डेंसिटी सबसे कम होगा। अब क्या करेंगे? अगर हम ये डेंसिटी जो है, मान ले ये ऊपर वाला जो स्टार चमक रहा है उससे अगर लाइट आ रहा है, तो ये पहला जब लेयर पे गिरेगा तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब घुसेगा तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो ऐसे करके हर एक लेयर में रिफ्रैक्शन होता चला जाएगा। मान ले ये चारों मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। अब ये क्या हुआ? ये जो लाइट आया स्टार से वो पहला मीडियम पे गिरा, और गिरने के बाद क्या होगा? रिफ्रैक्शन। तो दूसरे लेयर पे आएगा, दूसरे लेयर पे आने से बाद तीसरे लेयर पे आएगा, तीसरे लेयर के आने के बाद चौथे लेयर पे आएगा, और उसके बाद हमारे आंख में आएगा। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे? वो स्टार को देख पाएंगे। मतलब हमारा जो देखने का नजरिया है वो थोड़ा अलग होगा। हम क्या करेंगे? टेंजेंट वाइज ये यहां पर हमको स्टार देखने को मिलेगा। तो ये था एपरेंट जो पोजीशन होगा वहीं पर हम स्टार को देख पाएंगे। इसलिए क्या होता है, जो ओरिजिनल पोजीशन होता है उससे हटके हमें ये स्टार दिखाई देता है। ठीक है, तो ये इसलिए हमें इधर उधर देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो लेयर है ना ये हमेशा मूव करता रहता है, एक जगह तो फिक्स नहीं रहता ना। तो इसलिए इधर उधर मूव करेगा ये लेयर, जो एटमॉस्फेरिक लेयर होता है। तो इसलिए हमें भी स्टार इधर उधर मूव करते हुए दिखेंगे। तो मूव करने की वजह से ये हमें ट्विंकलिंग करने को देखने को मिलेगा। Stars are the self-luminous and can be seen at night in the absence of light. They appear to be point source because of their being at very large distance from us. The apparent position of the star keeps changing a bit. This is because of the motion of atmospheric air and changing air density and temperature. अब फोर्थ पॉइंट क्या आएगा? Because of this, the refractive index of the air keeps changing continuously. क्योंकि जब डेंसिटी का चेंज होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज होगा, इसलिए हमें क्या है? पोजीशन और ब्राइटनेस हमेशा चेंज होते दिखेंगे। अब जितना चेंज होगा उतने ही हमें चमकते नजर आएंगे, इसीलिए स्टार ट्विंकल करते हैं। आसान भाषा में समझा दिया, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन आता है, प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते? आया होगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर नहीं समझ में आया अच्छे से देखिए। चलिए, ये हम अर्थ पे जब खड़े होंगे तो सबसे नियर वाला जो एटमॉस्फेरिक लेयर होगा सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला होगा, और आखिर में जो लेयर होगा वो सबसे कम डेंसिटी वाला होगा, रेयर मीडियम होगा। तो ये जो प्लैनेट है ना, ये जो स्टार से बहुत पास है हमारे, ये बहुत पास है, स्टार बहुत दूर रहते हैं। इसलिए क्या होगा, इसको जो स्टार होगा वो, इसलिए हम दूर से यहां से लाइट मिलियन मिलियन पाथ फॉलो करके आते हैं, बहुत रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन जो प्लैनेट होते हैं वो, उसको हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स। लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स मतलब ऐसे देखिए, इसको मान ले एक लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स, ये बहुत सारे पॉइंट सोर्स से मिले हुए एक बड़ा वाला पॉइंट सोर्स है। तो इसमें क्या होगा? प्लैनेट आर मच क्लोजर टू अस, एक नंबर पॉइंट डेफिनेटली देन टू स्टार, एंड डेफिनेटली दे डू नॉट अपीयर एज अ पॉइंट सोर्स, मतलब वो पॉइंट सोर्स की तरह काम नहीं करते, एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स की तरह काम करते हैं। ये ज्यादा पास है, बहुत बड़ा है। इसलिए क्या होगा? जब ये रिफ्रैक्शन होगा, जब ये रिफ्रैक्शन होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा,
तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिफ्रैक्शन की वजह से ये ब्राइटनेस घटने और बढ़ने का काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बड़ा पॉइंट ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ सोर्स कहलाएगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द पोजीशन वेल इन द ब्राइटनेस जो होगा वो ज्यादा चेंज नहीं होने वाला। इसलिए प्लैनेट क्या करते हैं? डू नॉट ट्विंकल, ये ट्विंकल नहीं करते। अब द एवरेज पोजीशन एंड टोटल एवरेज ब्राइटनेस रिमेन अनचेंज्ड एंड प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। यही आसान भाषा में अगर मैं एक लाइन में बताऊं, प्लैनेट स्टार से बहुत बड़े होते हैं। स्टार को हम एक पॉइंट सोर्स की तरह देखते हैं, प्लैनेट को हम क्या करेंगे? कलेक्शन ऑफ पॉइंट की तरह देखेंगे। स्टार बहुत दूर रहता है, लेकिन प्लैनेट कहां रहता है? हमारे पास रहता है। इसलिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होता है, जो प्लैनेट जो स्टार के लिए होता है, लेकिन वो प्लैनेट के लिए नहीं होता, इसलिए दे डू नॉट ट्विंकल। आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब एवरेज जो सनराइज होता है तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एवरेज सनराइज के बारे में एक चीज तो हमें पता ही है कि सन अपियर टू राइज 2 मिनट अर्लियर, हमें 2 मिनट पहले दिखाई देता है। सनराइज से पहले 2 मिनट पहले हम देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं? मान लीजिए ये तो एक अर्थ है, आ गया। अब इसके चारों तरफ क्या है ना? बहुत सारे एटमॉस्फेरिक लेयर है। आपको पता ही होगा, छोटे क्लास में पढ़े थे, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, सारे करके लेयर होते हैं, बहुत सारे लेयर होते हैं। तो इस लेयर में क्या होता है? डेंसिटी अलग अलग होता है। हम यहां से, ये आप खुद को सोच लीजिए, आप यहां पर अर्थ पे खड़े हो, तो ये क्या करेगा? ये हॉराइजन पे आप देखोगे ना, किसी सन को आप समुद्र के किनारे चले गए तो आप क्या सनसेट या फिर सनराइज देखने के लिए तो हॉराइजन पे देखोगे ना, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया हॉराइजन। तो ये ओरिजिनल सन है जो राइज कर रहा है। तो ये क्या करेगा? ये लाइट छोड़ेगा, रिफ्रैक्शन होगा, बहुत सारे एयर मीडियम, जितने भी मीडियम होंगे, डेंसिटी वाला आखिर में होगा, मतलब हमारे पास जो मीडियम है एयर मीडियम वो सबसे ज्यादा डेंसिटी है। तो ये रिफ्रैक्ट कर करके हमारे आंख में आएगा। हमारे आंख में आएगा तो हम देख पाएंगे, लेकिन इसे कहां देख पाएंगे? हम यहां देख पाएंगे एपरेंट सन को, जो कि वहां पर है ही नहीं। हम एपरेंट सन को देखते हैं, ओरिजिनल सन उससे नीचे है, इसलिए हम सनराइज से 2 मिनट पहले इसको देख पाते हैं। सनराइज से 2 मिनट पहले इसको देख पाते हैं, ठीक है? तो इसीलिए 2 मिनट पहले हम देख पाते हैं। अगर बात करें सनसेट की तो क्या होगा? डिलेड सनसेट भी हम देख सकते हैं क्या? जरूर देख पाएंगे। देखिए ये सनसेट भी हम सन डाउन होने के बाद, मतलब सेट होने के बाद हम 2 मिनट बाद तक देख सकते हैं। चलिए कैसे काम करता है? ये तो अर्थ हो गया, ये आ गया उसका लेयर, एटमॉस्फेरिक लेयर, ज्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी तक, और आ गए हम, और ये हो गया हॉराइजन। आप देखिए ये ऑलरेडी सेट हो चुका सन है, सन सेटिंग हो चुका है, लेकिन हम क्या, ये सन क्या करेगा? रे छोड़ेगा। तो ये ज्यादा से धीरे धीरे करके लो डेंसिटी मीडियम से हाई डेंसिटी मीडियम में आएगा और रिफ्रैक्ट होते होते हमारे आंख में आएगा। जब हमारे आंख में आएगा तो हम देखेंगे कहां? एपरेंट पोजीशन पे। यहां बनेगा सन और ये हमें दिखाई देगा, ना कि सेटिंग सन दिखाई देगा। इसलिए सन सेट होने के बाद भी हमें 2 मिनट तक देखना पड़ सकता है। चलिए अब नया टॉपिक। तो क्या है ये नया टॉपिक? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझने के लिए ये मैंने एक स्लैब ले लिया। तो स्लैब में क्या करेंगे? एक तीनों नॉर्मल ड्रॉ कर दो। ये I1 बन गया, ये I2 बन गया, ये I3 बन गया। तो सारे इक्वल होंगे, मतलब जितने भी इंसिडेंट रे हैं वो सारे इक्वल है। तो हमें क्या पता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में I इक्वल टू R होता है, मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल सेम होता है। तो ये सारे सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां पर R1, R2 और R3 सेम होता है। लेकिन अगर बात करें इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की तो क्या होगा? मान ले ये बन गया इर्रेगुलर सरफेस, तो यहां पर क्या होगा? रे गिरेगा। रे गिरने से हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। ये बन गया I1, ये बन गया I2, ये बन गया I3। अब देखो ये I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 नहीं है, सारे अनइक्वल हैं, तो एक दूसरे से इक्वल नहीं है। तो यहां पर क्या बनेगा? I इक्वल टू R हमें पता है कि रिफ्लेक्शन का रूल होता है,
तो ये क्या बनेगा, I1 R1 बनाएगा रिफ्लेक्शन के लिए, I2 R2 बनाएगा और I3 R3 बनाएगा। तो ऐसे चारों दिशा में ये बिखर जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये तो आपने पहले छोटे क्लास में पढ़े ही होंगे, 7-8 में पढ़ चुके होंगे। अब इससे क्या लेना देना, यहां पर देखो R1 R2 और R3 दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। अब इससे क्या लेना देना, अब समझेंगे स्कैटरिंग होता क्या है। देखो ये अर्थ जो है, अर्थ के चारों दिशा में आपको क्या दिख रहा है, एटमॉस्फेरिक लेयर। एटमॉस्फेयर कहीं पे डेंसिटी हाई होगा, हमारे चारों दिशा में हमारे ऊपर वाला जो एयर डेंसिटी है हाई है, और जितना दूर जाते जाएंगे एयर डेंसिटी कम होता जाएगा। अब जितना एयर डेंसिटी कम होगा, इससे क्या टेम्परेचर का डिफरेंस भी आएगा। अब देखो यहां से रे आया, रे आके कहां गिरा, तो ये इरेगुलर सरफेस है, तो यहां पर क्या आएगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आके कैसे जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, चारों दिशा में ये बिखर जाएंगे। तो ये बना इरेगुलर रिफ्लेक्शन। द स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड देन री एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग। तो ये था स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट। यहां से रैले का एक स्कैटरिंग का वाला लॉ जो आता है, I प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। ये हायर क्लास में मिल जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट मैं बाद में समझा दूंगा आपको। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला तो होता है वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ वायलेट का, इंडिगो, ब्लू, डेफिनेटली ग्रीन, डेफिनेटली इसके बाद येलो और ऑरेंज और रेड, मतलब भिपजियोर का हमने सारे कलर ले लिए। तो इसका वेवलेंथ भी ऐसा ही आएगा कि वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होगा और रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, ये तो हमें पता ही है। तो इसके ऊपर क्या, वायलेट इज द scattered nearly 16 टाइम मोर देन रेड लाइट, मतलब जिसका वेवलेंथ कम उसका स्कैटरिंग ज्यादा। क्योंकि अभी मैंने बोला कि लैम्डा जो वेवलेंथ होता है उसका 4th पावर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना वेवलेंथ कम होगा उसका स्कैटरिंग उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो साइज ऑफ द पार्टिकल, ये अगर स्मॉल साइज में बन गया, देखो ये अगर स्मॉल पार्टिकल है तो इसके लिए स्कैटरिंग क्या होगा, ऐसे आया ऐसे स्कैटर कर गया। थोड़ा बिग पार्टिकल ले लो, उसमें आया ये लाइट और ये स्कैटर कर गया, और उससे भी बड़ा हुआ तो ऐसे आया लाइट और ये स्कैटर कर गया। तो ये साइज ऑफ द पार्टिकल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना चाहिए। क्यों, डिफरेंट कलर ऑफ स्काई, हम दोपहर को देखते हैं तो ये स्काई जो होता है हमें सफेद नजर आता है, कुछ देर बाद या फिर सुबह टाइम क्या नजर आता है, नीला। क्यों, देखो तुम खड़े हो अर्थ के ऊपर, तुम्हारे दोपहर मतलब 12 नून में तुम्हारे सर के ऊपर क्या है, सूरज, तो ये क्या देगा, तुम्हें लाइट देगा। रेड ट्रैवल द लीस्ट डिस्टेंस, अब इस समय क्या करता है, लाइट सबसे कम पाथ ट्रैवल करता है। कम पाथ ट्रैवल करने से क्या होगा, मिनिमम स्कैटरिंग होगा। मिनिमम स्कैटरिंग होगा तो क्या होगा, हमें ये स्काई क्या नजर आएगा, सफेद सफेद नजर आएगा, मिनिमम स्कैटरिंग की वजह से। अब चलो ये सन चला गया दूर, मतलब सुबह, एकदम सुबह के टाइम या फिर दोपहर को 4 बजे इसके आसपास चले गए, तो क्या होगा, ये सन क्या होगा, तुम्हें जो लाइट देगा ये लाइट लॉन्गेस्ट पाथ ट्रैवल करेगा, लॉन्ग पाथ ट्रैवल करेगा। लॉन्ग पाथ मतलब मोर स्कैटरिंग, मोर स्कैटरिंग मतलब चारों दिशा में ये लाइट का स्कैटर हो जाएगा। कौन सा सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होता है, ब्लू एंड वायलेट। तो इसलिए हमें ये कलर नजर आता है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई। That's why we can see the blue color of the sky. समझ में आया। अब देखो सनसेट के समय क्या होगा, सन यहां से नीचे आ गया होराइजन के पास, तो क्या होगा, सबसे लॉन्गेस्ट पाथ ट्रैवल करेगा। सबसे लॉन्गेस्ट पाथ ट्रैवल करेगा मतलब मैक्सिमम स्कैटरिंग होगा, तो चारों दिशा में फैल जाएंगे। फैल जाएंगे तो क्या होगा, जो रेड वाला पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा और वायलेट वाला पोर्शन जो है वीबजियोर का वो सबसे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वायलेट का मैक्सिमम स्कैटरिंग होगा। अब लीस्ट स्कैटरिंग किसका होता है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है डेफिनेटली हमारा रेड के लिए, तो रेड नीचे आ जाएगा। इसलिए रेड एंड ऑरेंज कलर गेट स्कैटर्ड लीस्ट, सबसे कम स्कैटरिंग इसका होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, देखो ये सनसेट, सनराइज और सनसेट के समय हमें सनसेट के समय हम क्या देख पाते हैं, रेडिश कलर, चारों दिशा में लाल जो होते हैं स्काई होते हैं, इसीलिए हमें लाल स्काई देखना आता है। समझ में आया। तो ये तुम्हारा जो है, और एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं,
कलर ऑफ द स्काई इन स्पेस। अब स्पेस में तुम चले गए तो उसका कलर क्या आएगा, ऐसे दिखेगा, ब्लैकिश। क्यों है यहां पर, देखो, नो एटमोस्फियर, मतलब यहां पर कोई एटमोस्फियर है ही नहीं, क्योंकि ज्यादा ऊपर में जाओगे तो एटमोस्फियर नहीं होगा। तो एटमोस्फियर नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, नो स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग नहीं होगा तो क्या होगा, नो कलर। इसलिए हमें क्या होता है, वहां पर ब्लैक स्काई दिखता है। देखो, ये अर्थ पे इसलिए हमें कलरफुल दिखता है क्योंकि हमें स्कैटरिंग मिलता है ड्यू टू एटमोस्फियर। और स्पेस पे क्यों नहीं मिलता, यहां पर कोई एटमोस्फियर नहीं है, स्कैटरिंग नहीं है, तो कलर भी नहीं होगा, इसलिए हमें ब्लैक दिखता है। समझ में आया? तो नो एटमोस्फियर मतलब नो स्कैटरिंग, नो स्कैटरिंग मतलब नो कलर। ठीक है, इसलिए स्पेस ब्लैक है। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर डेफिनेटली करो। ऐसे ही एनिमेटेड 3D वर्जन वीडियो चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहो, और डेफिनेटली तुम्हारे जितने भी सोशल हैंडल है उसमें इस वीडियो को शेयर कर दो। चलो देखते हैं दूसरे वीडियो में देखते हैं। और अगर ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड का ये बाकी सारे वीडियो नहीं देखे तो अभी जाके देख लो। थैंक यू।